everyone, I am Kiran and today our topic on global warming and ozone layer depletion. So today we will study about global warming, meaning of global warming, effects, role of human activities in current global warming and precaution. After we will learn about global warming, then we will study about ozone layer depletion, meaning of ozone layer depletion, effects and control. How to start ozone layer depletion. तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझने से पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट समझेंगे। अब आप सोचोगे कि ग्रीन हाउस का क्या लेना देना है ग्लोबल वार्मिंग से, लेना देना है, और वो ये है कि अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसमें ग्रीन हाउस का भी हाथ है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का भी हाथ है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को समझने से पहले हम ग्रीन हाउस के बारे में समझ लेते हैं। ओके, ग्रीन हाउस एक ग्लास से बना स्ट्रक्चर होता है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है, जिनके लिए ग्रीन हाउस है। इसमें प्लांट सन से एनर्जी लेता है, कुछ एनर्जी तो वो प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है बट वो कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब कुछ लेता ही नहीं है। अगर ये ग्लास ना हो तो ये रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाहर चली जाएगी और इसका कोई इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लेकिन ग्रीन हाउस की वजह से रिफ्लेक्टेड एनर्जी बाहर नहीं जा पाती है, मतलब अंदर ही ट्रैप रह जाती है वो एनर्जी। तो डे टू नाइट जो ग्रीन हाउस का टेम्परेचर है वो वार्म रहता है। इसकी वजह से, इस प्रोसेस की वजह से प्लांट को ग्रो होने में हेल्प मिलती है। ऐसे ही कुछ ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी होता है। इसमें सन से हीट एनर्जी अर्थ पर आती है और हमारा अर्थ डे के टाइम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ओके, कुछ एनर्जी तो वो एब्जॉर्ब करता है बट कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट कर देता है ग्रीन हाउस की तरह से। तो अब इसने कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट की, बट जो हमारा अर्थ के ऊपर जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो उस रिफ्लेक्ट की हुई एनर्जी को जाने ही नहीं देता। रात के टाइम जब हमारा अर्थ जो एब्जॉर्ब करी हुई एनर्जी होती है उसमें कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, रिलीज करता है, बट जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो वापस उसको इसी जो एनर्जी रिलीज की होती है वो वापस मिल जाता है। मतलब ग्रीन हाउस की तरह वो एनर्जी बाहर नहीं जा पाती हमारे एटमॉस्फेयर से, अंदर ही ट्रैप होकर रहती है। अंडर ट्रैप होने की वजह से रात के टाइम जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो वार्म रहता है, मतलब दिन के अकॉर्डिंग ज़्यादा हीट नहीं होती बट वार्म तो रहता है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारा जो टेम्परेचर है वो रात के टाइम बहुत कोल्ड रहेगा, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो सन भी एक तरफ से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बट ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो हमारे अर्थ का है वो हमारी ग्लोबल वार्मिंग को हीट बढ़ाने में मदद करता है। तो एक तरफ से ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना, जिसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत हेल्प कर रहा है इसकी वार्म होने में। तो इन दी मीनिंग अर्थ सरफेस, ओशन एंड एटमॉस्फेयर की ग्रेजुअल हीट को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जो ऑब्वियसली ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा है। जैसे कि प्राइमली फॉसिल फ्यूल के चलने से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड अदर ग्रीन हाउस जैसी गैसेस एटमॉस्फेयर पंप होके हमारे एनवायरनमेंट को और वार्म बना देती है, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आई होप अब आपको समझ आएगा कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब हम देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का हमारे अर्थ पर इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। सबसे पहले तो जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फिर है इंक्रीज होने की वजह से जो हमारे ग्लेशियर है वो मेल्ट होने लग जाएंगे, हमारी जो स्नो है वो भी जल्दी पिघलने लग जाएगी। इसकी वजह से जो हमारा सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होने के कारण जो ओशन है हमारा वो मोर एसिडिक हो जाएगा, जो हमारे रहने के लिए अनफिट है, हम नहीं रह सकते। ओके, और नेक्स्ट है हमारी अर्ली मैच्योरेशन ऑफ क्रॉप लीडिंग टू रिड्यूस ग्रेन साइज एंड लो यील्ड। हमारी जो क्रॉप्स है वो जल्दी से मैच्योर होने लगेगी, मतलब जल्दी से उगने लगेगी, बट जो उनका साइज, ग्रेन साइज वो छोटा रह जाएगा, मतलब बढ़ ही नहीं पाएगा, इंक्रीज ही नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक तरफ से ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न। तो अब हम देखते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर है बहुत ही अजीब सा आता है। गर्मियों में तो 48, 52 ऐसा हो जाता है, कोई नहीं, बारिश अचानक से होती है, नहीं होती। सर्दियों में भी देखते हैं हम, आज बारिश हो जाती है, 20 मिनट में होती है, गायब हो जाती है। तो ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है हमारे अर्थ पर, जो ऐसी चीज़ हो रही है। तो अनप्रिडिक्टेबल वेदर पैटर्न है, मतलब वेदर का जो पैटर्न है वो चेंज होता रहता है। नेक्स्ट है हमारा कि अब करंट ग्लोबल वार्मिंग पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या रोल है। सबसे पहले तो कॉयल ऑयल जलाने से जो गैस प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, उसकी वजह से हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। नेक्स्ट है कटिंग डाउन फॉरेस्ट को काटने से भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, क्योंकि फॉरेस्ट एक तरफ से हमारे लिए
हमारी लाइफ को सेव करते हैं। मतलब वो बहुत सी जो ऑक्सीजन है, मतलब जो भी पॉइजनस गैस है उनको एब्जॉर्ब करते हैं, बट फॉरेस्ट ही नहीं होंगी तो हमारी पॉइजनस गैस कौन एब्जॉर्ब करेगा? तो एक तरफ से हीट इस वजह से भी बढ़ रही है, तो स्टॉप फॉरेस्ट कट डाउन। ओके, नेक्स्ट है इंक्रीज लाइफ स्टॉक फार्मिंग। लाइफ स्टॉक फार्मिंग इंक्रीज होने से भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फर्टिलाइजर कंटेनिंग नाइट्रोजन प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड इमिशन। फर्टिलाइजर के कंटेनिंग फ्लोरिनेटेड गैस प्रोड्यूस अ वेरी स्ट्रॉन्ग वार्मिंग इफेक्ट अप टू 23,000 टाइम्स ग्रेटर देन कार्बन डाइऑक्साइड। जो फ्लोरिनेटेड गैस है वो प्रोड्यूस, वो बहुत ही हमारे अर्थ पे बहुत ही वार्म इफेक्ट कर रही है। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड 23,000 ग्रेटर देन इफेक्ट कर दी हमारे फ्लोरिनेटेड गैस। तो ये भी कोशिश करें तो रिड्यूस करें इसका यूज़ करना। सो अ प्रिकॉशन है कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कैसे रोकें, बढ़ने से कैसे रोकें। तो फर्स्ट है कि रिन्यूएबल फ्यूल्स की स्किल डेवलप करनी चाहिए सबको, ज़्यादा से ज़्यादा विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसके वजह से हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कम होगी। नेक्स्ट है रिप्लेस फॉसिल फ्यूल को भी काफ़ी रिप्लेस करना चाहिए। रिड्यूस द यूज़ ऑफ CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो रेफ्रिजरेटर AC में पाए जाते हैं उनका भी यूज़ कम करें, जिनकी जगह कोई और मदर मटेरियल का यूज़ करें तो बेटर है हमारे लिए। नेक्स्ट है अवॉइड प्राइवेट व्हीकल एंड यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे खुद के प्राइवेट व्हीकल है उनका कम यूज़ करें। इमरजेंसी है तो ओके, डन विद इट, बट अगर ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है तो कोशिश करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएँ। इससे हमारी ग्लोबल वार्मिंग को भी इफेक्ट पड़ेगा, कम होगी, वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो अवॉइड प्राइवेट व्हीकल, यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ट्रीज लगानी चाहिए, इतनी और ग्रो करनी चाहिए, प्लांट्स ग्रो करने चाहिए। नेक्स्ट है टर्न ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस। कोशिश करें कि जहाँ यूज़ हो वहीं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें, बट जहाँ नहीं है तो ऑब्वियसली बंद करें। हम कहीं ज़्यादा देखते हैं, हम एक रूम में बैठे हैं, दूसरे रूम में लाइट जली, वहाँ पे तो कोई भी है भी नहीं, फिर भी तो कोशिश करें कि जहाँ पे यूज़ ना हो इलेक्ट्रिसिटी का वहाँ की वो बंद करके रखें, टर्न ऑफ करके रखें। नेक्स्ट है जितनी ज़्यादा हो सके अवेयरनेस को स्प्रेड करना चाहिए, ताकि लोगों में जितनी जागरूकता बढ़ेगी सब चीज़ों को उतनी हमारे लिए बेटर है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए बेटर है। तो जितनी ज़्यादा हो सके इस अवेयरनेस मतलब जागरूकता को सब में स्प्रेड करें। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा सेव वाटर करें और हॉट वाटर का कम यूज़ करें, क्योंकि हॉट वाटर के यूज़ करने से भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आई होप आप समझ आ गया होगा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। नेक्स्ट हम समझेंगे मीनिंग ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओके, तो ओजोन लेयर डिप्लेशन समझने से पहले हम ओजोन लेयर समझ लेते हैं। ओजोन लेयर क्या होती है? ओजोन एक, हम जानते हैं, एक पॉइजनस गैस होती है जो ऑक्सीजन के 3 एटम से बनी होती है, ठीक है। वो होती है हमारी ओजोन लेयर, ओजोन होती है, ठीक है, पॉइजनस गैस जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। बट ये हमारी सन की UV रेज, अल्ट्रावायलेट रेज से, हार्मफुल रेज से हमें प्रोटेक्ट करती है ओजोन लेयर। बट हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये जो लेयर है ये थिन होती जा रही है। ये जो थिन हो रही है ना लेयर, उसको हम ओजोन लेयर डिप्लेशन कहते हैं। और ये ओजोन लेयर डिप्लेशन हम अंटार्कटिका में भी हो गया है, वहाँ पे भी हो गया। वहाँ की जो ओजोन लेयर है वो बहुत थिन हो गई, वहाँ पे लोगों को सनबर्न हो रहा है, कैंसर हो रही है, सब जैसी बीमारी है। इतना थिन नहीं हुआ कि होल हो गया, बट थिन हो गया। तो जो थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर है उसे हम ओजोन होल भी कहते हैं। तो आई होप ओजोन लेयर आपको समझ आ गई होगी। ऑब्वियसली किसकी वजह से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह, केमिकल की वजह से हो रही है। हमारी जो ओजोन लेयर है वो थिन हो रही है। जो रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, क्लीनिंग सॉल्वेंट, फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करनी चाहिए। एरोसोल का यूज़ भी हमारी ओजोन लेयर को थिन कर रहा है। जो स्प्रे कैंस या परफ्यूम में पाए जाते हैं उनको, एरोसोल का भी कम यूज़ करने से हमारी ओजोन लेयर थिन हो रही है। नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। अब हमारा अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? जैसे कि सनबर्न हो रहा है, फास्ट एजिंग ऑफ स्किन हो रही है, स्किन का कैंसर हो रहा है, ये ओजोन लेयर डिप्लेशन के इफेक्ट है। जेनेटिक डिसऑर्डर, और जो हमारी आई लेंसेज है वो भी डैमेज हो रही है, और जो हमारे जो आंखों की रेटिना है उनका भी कैंसर हो जाता है ओजोन लेयर की वजह से। जो हमारी सेंसिटिव लेयर है आई की वो बहुत ही थिन हो रही है, मतलब ऐसी मेजर फॉर्मेट हो रही है जो हमें दिखती है वो थिन हो रही है, उसका हमें कैंसर हो जाता है या वीक हो जाती है आगे से। नेक्स्ट है राइज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग की तरह ओजोन लेयर थिन होने से भी जो हमारी सन की रेज है वो डायरेक्ट आएगी, तो ऑब्वियसली हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर राइज तो हो गई, तो इफेक्ट यहाँ पे भी पड़ रहा है। नेक्स्ट है हमारी जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी इम्यूनिटी है वो भी वीक हो रही है, इसकी वजह से हमारी बहुत सारी डिसीज हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती हैं। तो ओजोन लेयर हमारे इम्यून सिस्टम पे भी इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है रिड्यूस प्रोडक्टिविटी ऑफ सी एंड फॉरेस्ट।
हमारी जो सी एंड फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी वो भी रिड्यूस होती जा रही है ओजोन लेयर की वजह से। हमारे सी और फॉरेस्ट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है ओजोन लेयर का। नेक्स्ट है कि अब कंट्रोल कैसे करें ओजोन लेयर का, हाउ टू कंट्रोल ओजोन लेयर डिप्लेशन। तो सबसे अवॉइडिंग पेस्टिसाइड। अब जो हमें कीट वीट मतलब कीट ना एक तरफ से कॉकरोच वॉकरोच मारने वाली चीज़ होती है उनको मारने के लिए जो एक दवाई छिड़की जाती है ना उसका भी अवॉइड करें चाहिए, क्योंकि वो हमारी उसकी जो ऑक्सीजन है वो हमारी ओजोन लेयर को थिन कर रही है, तो उसका भी यूज़ कम करें। रिप्लेस CFC बाय अदर मटेरियल, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हमने रिप्लेस करे थे CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, वैसे हम ओजोन लेयर डिप्लेशन करें क्योंकि दोनों में ही एक तरफ से हमारे लिए हार्मफुल है। तो CFC का रिप्लेस करके अदर मटेरियल का यूज़ करना चाहिए हमें। नेक्स्ट है यूसेस ऑफ इको फ्रेंडली एंड नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, जो नेचुरल क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो उनका यूज़ करना चाहिए। बाकी हार्मफुल प्रोडक्ट्स है जिसके अंदर एरोसोल जैसी चीज़ें वही सब हो। नेक्स्ट है अवॉइडिंग स्मोकिंग। स्मोकिंग भी अवॉइड करनी चाहिए, ऑब्वियसली हमारी बॉडी के लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे अर्थ के लिए भी नहीं अच्छी, तो वाई वी शुड यूज़ स्मोक। हम नहीं करते वैसे, बॉयज़ अगर कुछ गर्ल्स भी होती है। नेक्स्ट है डिक्रीज व्हीकल एमिशन। जितनी व्हीकल एमिशन है उनको भी डिक्रीज करना चाहिए, कम से कम यूज़ करना चाहिए, ताकि उनकी जो गैसेज है वो हमारे ओजोन लेयर को थिन ना करे या फिर हमारी ग्लोबल वार्मिंग ना बढ़ाए। नेक्स्ट है डिस्करेजिंग द यूज़ ऑफ एरोसोल। एरोसोल आप सभी जानते हैं कि आई स्प्रे कैंस में पाई जाती है, परफ्यूम्स में एरोसोल पाई जाती है, उसका भी यूज़, क्योंकि उसकी जो गैस हमारे शरीर पे पड़ती है उस एरोसोल की परफ्यूम से या फिर कहीं से भी, तो वो तो हमारी बॉडी पे रह जाती है, बट जो उसकी गैस होती है वो हमारी इन्वायरमेंट चलती है। इन्वायरमेंट जाने की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर पे इफेक्ट पड़ता है, थिन होने लग जाती है, तो उसका भी यूज़ स्टॉप करें। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।